Namaste, this is Clause 5 Structure Requirements of ISO IEC 17025-2017। स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अंदर लेबोरेटरी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। 5.1 The laboratory shall be a legal entity that is legally responsible for its laboratory activities। यहाँ लेबोरेटरी के लीगल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया है। shall be यानी कि यह एक रिक्वायरमेंट है। लीगल एंटिटी को जानते हैं, कंपनी, कंसल्टेंसी, पार्टनरशिप और अदर बॉडी हु डज नॉट नेसेसरली हैव अ परमानेंट लेबोरेटरी बट हु परफॉर्म्स टेस्ट और कैलिब्रेशंस एट साइट। एंटिटी किसी कंपनी को कह सकते हैं, किसी कंसल्टेंसी को कह सकते हैं, किसी पार्टनरशिप बिजनेस को कह सकते हैं और कोई और बॉडी हो सकता है। उसके पास परमानेंट लेबोरेटरी ना भी हो, लेकिन अगर वह टेस्ट और कैलिब्रेशन को परफॉर्म करती है तो उसे एक एंटिटी माना जाएगा। 5.1 पे वापस आते हैं। द लेबोरेटरी शैल बी अ लीगल एंटिटी। लेबोरेटरी को एक लीगल एंटिटी होना चाहिए। डेट इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लेबोरेटरी एक्टिविटी, जो कि अपने लेबोरेटरी की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। नोट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अ गवर्नमेंट लेबोरेटरी इज डीम्ड टू बी अ लीगल आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स गवर्नमेंटल स्टेटस। गवर्नमेंटल लेबोरेटरी को गवर्नमेंट स्टेटस के बेसिस पर लीगल एंटिटी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप, कंपनी एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, गवर्नमेंट और अदर। अब लीगल एंटिटी के अंदर में प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकता है या फिर वो कंपनी एक्ट के बेसिस पे हो सकता है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के बेसिस पे हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट लेबोरेटरी हो सकता है या फिर कोई अन्य लेबोरेटरी हो सकता है। यहाँ लीगल एंटिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को आप दिखा सकते हो, चाहे आपका लेबोरेटरी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर आता है या पार्टनरशिप के अंदर है या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता है या फिर गवर्नमेंट लेबोरेटरी है या कोई और है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से इस चीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, कमिटमेंट ऑफ लेबोरेटरी फॉर इट्स एक्टिविटी। यहाँ आपको एक छोटा सा कमिटमेंट करना होगा, जहाँ आपको बताना होगा कि आप लेबोरेटरी के अंदर की एक्टिविटी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। 5.2 द लेबोरेटरी शैल आइडेंटिफाई मैनेजमेंट दैट हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेबोरेटरी। यहाँ लेबोरेटरी के मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। लेबोरेटरी को एक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना होगा और लेबोरेटरी का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजमेंट के ऊपर होगा। यह भी एक रिक्वायरमेंट है। द लेबोरेटरी इज लेड बाय द ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ लेबोरेटरी और हेड ऑफ ग्रुप एक्सेट्रा। यानी आपको यह बताना है कि यह जो लेबोरेटरी है उसको लीड कौन कर रहा है, चाहे उसका ऑनर हो सकता है या मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है या हेड ऑफ लेबोरेटरी हो सकता है या फिर हेड ऑफ ग्रुप हो सकता है। वह एक पर्सन या एक ग्रुप हो सकता है जिसके पास लेबोरेटरी का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का 5.3 The laboratory shall define and document the range of laboratory activities for which it conforms with this document. The laboratory shall only claim conformity with this document for this range of laboratory activities, which excludes externally provided laboratory activities on an ongoing basis. यहाँ laboratory के quality manual के बारे में कहा गया है। shall यानी requirement. The laboratory shall define and document the range of laboratory activities for which it conforms with this document. लाइब्रेटरी अपने लेबोरेटरी की एक्टिविटी के रेंज को डिफाइन करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा। लेबोरेटरी के पास डॉक्यूमेंट होगा यानी क्वालिटी मैनुअल होगा, जिसके अंदर लेबोरेटरी अपने एक्टिविटी के रेंज को डिफाइन करेगा। फॉर विच इज कन्फर्म्स विद दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट यानी ISO IEC 17025-2017। लेबोरेटरी के पास जो डॉक्यूमेंट होगा यानी क्वालिटी मैनुअल होगा, वह इस डॉक्यूमेंट यानी ISO IEC 17025-2017 को कंफर्म करेगा, यानी इसके अनुरूप होगा। द लेबोरेटरी शैल, यहाँ भी रिक्वायरमेंट है, ओनली क्लेम कन्फर्मिटी विद दिस डॉक्यूमेंट फॉर दिस रेंज ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज विच एक्सक्लूड्स एक्सटर्नली प्रोवाइडेड लेबोरेटरी एक्टिविटीज ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। यहाँ दो चीज़ें हैं, ओनली एंड एक्सक्लूड्स, यानी लेबोरेटरी अपने डॉक्यूमेंट में उसी चीज़ को क्लेम करेगा जो उसका एक्चुअल रेंज ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी हो।
which excludes externally provided laboratory activities on an ongoing basis। जो externally provided laboratory activity है उसको इसके अंदर क्लाइम या कन्फर्मिटी नहीं करेगा। यानी आपको अपने स्कोप के बारे में बताना है और उसी चीज़ को बताना है जिसको आप एक्चुअल में कर सकते हो। आप एक्सटर्नली प्रोवाइडेड लैबोरेटरी एक्टिविटी को इसके अंदर शामिल नहीं करोगे। अगर आप बाहर किसी और लैब से टेस्टिंग करवाते हो तो इसको एक्चुअल कन्फर्मिटी नहीं कहा जाएगा। आप उसी चीज़ को क्लेम कर सकते हो जिसको आप एक्चुअल में अपने लैबोरेटरी के अंदर में कर सकते हो। पॉइंट में समझते हैं स्कोप ऑफ लैबोरेटरी। इसके अंदर आपको अपने लैबोरेटरी का जो स्कोप है उसको मेंशन करना है। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लैबोरेटरी, आपके लैबोरेटरी का जो वर्किंग कैपेसिटी है, आप कितने कैपेसिटी से लेकर कितने कैपेसिटी तक के सैंपल को टेस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग स्टैंडर्ड, यानी आप किस किस तरह के स्टैंडर्ड और टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। दिस स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट द लैब कैन ओनली बी एक्रीडाइटेड फॉर लैबोरेटरी एक्टिविटीज फॉर विच इट इज कॉम्पिटेंट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कैन only be allowed for extenuating circumstances which may include work overload, sickness of personnel, etc. इसमें कहा गया है लैबोरेटरी को केवल तभी एक्रीडाइट किया जा सकता है या मान्यता दिया जा सकता है अगर वो लैबोरेटरी एक्टिविटी के लिए कॉम्पिटेंट है, यानी वो अपने लैबोरेटरी एक्टिविटी को खुद ही कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टिंग कैन ओनली बी अलाउड फॉर एक्सटेन्यूटिंग सर्कमस्टांसेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग केवल किसी विशेष सर्कमस्टांस के लिए, या फिर आपके पास वर्किंग ओवरलोड हो गया है या आपका पर्सनल सिकनेस या फिर बीमार हो गया है, तो इसी परिस्थिति में आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप अपने स्कोप के अंदर के सारे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आपको सब क्लोज 5.3 के अंदर मेंशन करना है। 5.4 Laboratory activities shall be carried out in such a way as to meet the requirements of this document. The laboratory's customers, regulatory authorities and organizations providing recognition. This shall include laboratory activities performed in all its permanent facilities at site away from its permanent facilities, in associated temporary or mobile facilities, or at a customer's facilities। एक्टिविटीज ऑफ लेबोरेटरी विथ रिक्वायरमेंट्स, यहाँ लेबोरेटरी की एक्टिविटीज़ को बताया गया है जिससे रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। शैल बी, यानी कि यह एक रिक्वायरमेंट है। इन सच ए वे, मतलब इस तरह से। लेबोरेटरी एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट इन सच ए वे एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट यानी ISO 17025 2017 लेबोरेटरी एक्टिविटी को इस तरह से किया जाएगा जिससे कि वह इस स्टैंडर्ड यानी ISO 17025 के रिक्वायरमेंट को मीट करे। लेबोरेटरीज कस्टमर, यानी लेबोरेटरी के कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करे। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हमारे देश में BIS रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, तो BIS के रिक्वायरमेंट को भी मैच करे। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग रिकग्निशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें रिकग्निशन प्रोवाइड करवाती है उसके रिक्वायरमेंट को भी मैच करे। जैसे NAVL हमारे लिए एक रिकग्निशन ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर BIS भी हमारे लिए रिकग्निशन ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई और बॉडी है जो हमें रिकग्निशन प्रोवाइड करवाती है, उसके रिक्वायरमेंट को भी मीट करे। तो हमें लेबोरेटरी को इस तरह से डिज़ाइन करना है, इस तरह से चलाना है जिससे कि वह ISO 17025 के रिक्वायरमेंट को मीट करे, कस्टमर जो है हमारा उसके रिक्वायरमेंट को मीट करे, रेगुलेटरी अथॉरिटी या जो हमारा रेगुलेटर या गवर्नमेंट बॉडी है उसके रिक्वायरमेंट को मैच करे, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग रिकग्निशन जो हमें रिकग्निशन प्रोवाइड करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को भी मीट करे। दिस शैल इंक्लूड लेबोरेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म्स इन ऑल इट्स परमानेंट फैसिलिटी एट साइट अवे फ्रॉम इट्स परमानेंट फैसिलिटी, इन एसोसिएटेड टेम्पररी और मोबाइल फैसिलिटीज, और एट ए कस्टमर्स फैसिलिटीज। इसके अंदर लेबोरेटरी के वह सभी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसको परमानेंट फैसिलिटी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, या साइट अवे फ्रॉम इट्स परमानेंट फैसिलिटी यानी साइट फैसिलिटी पर परफॉर्म किया जाता है, या टेम्पररी या मोबाइल फैसिलिटी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, या फिर कस्टमर के फैसिलिटी के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। हमारे पास जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उन सभी को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है
कि वह इन सब के रिक्वायरमेंट को मीट करे। अब आगे देखते हैं कि परमानेंट फैसिलिटी, साइट फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी और कस्टमर फैसिलिटी क्या होता है। सबसे पहले परमानेंट फैसिलिटी, ए टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैबोरेटरी सेटअप इन ए डेडिकेटेड लोकेशन फॉर एन इनडिटर्मिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। परमानेंट फैसिलिटी उस फैसिलिटी को कहते हैं जहां पर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन लैबोरेटरी का सेटअप एक ही जगह पर इनडिटर्मिनेट अमाउंट ऑफ टाइम यानी हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है। सेकेंड, साइट टेस्टिंग कैलिब्रेशन फैसिलिटी, टेस्टिंग कैलिब्रेशन परफॉर्म बाय स्टाफ ऑफ ए लैबोरेटरी और एंटिटी एट द कस्टमर प्रीमिसेस और लोकेशन आउटसाइड ऑफ अ परमानेंट लैबोरेटरी। इस तरह का टेस्टिंग या कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस जिसमें लैबोरेटरी या एंटिटी का स्टाफ किसी कस्टमर प्रीमिसेस या लोकेशन आउटसाइड फ्रॉम परमानेंट लैबोरेटरी यानी किसी कस्टमर के जगह पर जाकर या परमानेंट फैसिलिटी से अलग किसी साइट पर जाकर टेस्टिंग या कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस करता है तो उसे साइट टेस्टिंग फैसिलिटी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, मोबाइल फैसिलिटी, फुल्ली इक्विप्ड, सेफ कंटेंट, ट्रांसपोर्टेबल टेस्टिंग और कैलिब्रेशन फैसिलिटी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट कैलिब्रेशन अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। यह फैसिलिटी फुल्ली इक्विप्ड होता है यानी उसके अंदर हर तरह के इक्विपमेंट रहता है। सेल्फ कंटेंट यानी अपने आप में कंटेंट रहता है। ट्रांसपोर्टेबल टेस्टिंग और कैलिब्रेशन फैसिलिटी यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट कैलिब्रेशन अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन, और इसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल रहता है जिससे कि वह अपने स्कोप के अकॉर्डिंग टेस्टिंग को परफॉर्म कर सके। तो इस तरह के फैसिलिटी को मोबाइल फैसिलिटी कहा जाता है। लास्ट फैसिलिटी, कस्टमर्स फैसिलिटी, यूजिंग कस्टमर्स फैसिलिटी फॉर देयर टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग के लिए कस्टमर के ही परमानेंट फैसिलिटी का यूज किया जाता है तो इसे कस्टमर्स फैसिलिटी कहा जाता है। स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का सब क्लोज 5.5, द लैबोरेटरी सेल, इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। तो द लैबोरेटरी सेल define the organization and management structure of laboratories. It plays in any parent organization and the relationships between management, technical operations and support services. B. Specify the responsibility, authorities and interrelationship of all personnel who manage, performs or verify work affecting the result of laboratory activities. C. Document its procedures to the extent necessary to ensure the consistent application of its laboratory activities and the validity of results. अब यहाँ laboratory के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है। A. The laboratory shall define the organization and management structure of laboratory. A पॉइंट के अंदर mainly organization chart and management structure के बारे में बताया गया है, यानी लैबोरेटरी जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या लैबोरेटरी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस सभी को डिफाइन करना है। एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, आपके पास जो मैनेजमेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करना है। ये देखते हैं, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ लैबोरेटरी, यानी आप अपने लैबोरेटरी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल को डिफाइन कीजिए। इट प्लेस इन एनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल ऑपरेशंस एंड सपोर्ट सर्विसेज, यानी आपका कोई अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप हो तो आप उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताइए। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, यानी आपके पास जो मैनेजमेंट है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को आपको बताना होगा। टेक्निकल ऑपरेशन, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है उसके स्ट्रक्चर को बताना है। सपोर्ट सर्विसेज, यानी आपका यूटिलिटी प्रोवाइडर जो है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना होगा। बी के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पर्सनल, एग्जाम्पल डायरेक्टर जो टॉप मैनेजमेंट होगा, क्वालिटी मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ग्रुप, हेड ऑफ लैबोरेटरी, इंजीनियर, टेक्नीशियन एक्सेट्रा। इसके अंदर लैबोरेटरी अपने सभी पर्सनल के यानी सभी कर्मचारी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेगा। सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल पर्सनल who manage, perform और verify work affecting the results of laboratory activities, यानी लैबोरेटरी अपने सभी कर्मचारी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और इंटर रिलेशनशिप यानी आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है इस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा। who manage, perform और verify work affecting the results of laboratory activity, जो भी लैबोरेटरी एक्टिविटी के अंदर रिजल्ट्स को मैनेज करता है या परफॉर्म करता है
या वेरीफाई करता है, उन सभी कर्मचारी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम को स्पेसिफाई करना है। थर्ड पॉइंट, प्रोसीजर फॉर वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स एंड और नेसेसरी लेबोरेटरी एक्टिविटीज। इसके अंदर आपको वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट यानी रिजल्ट का जो वैलिडेशन होता है उसके प्रोसीजर्स को बनाने हैं, एंड और नेसेसरी लेबोरेटरी एक्टिविटी यानी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के प्रोसीजर्स को बनाने हैं। सी पॉइंट को देखते हैं, डॉक्यूमेंट इट्स प्रोसीजर्स टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू इंश्योर द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इट्स लेबोरेटरी एक्टिविटीज एंड वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। यानी लेबोरेटरी को सारे नेसेसरी प्रोसीजर्स को बनाने हैं टू इंश्योर द कंसिस्टेंट ऑपरेशन ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी, जिससे लेबोरेटरी एक्टिविटी के कंसिस्टेंट ऑपरेशन को इंश्योर किया जा सके, एंड वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट और लेबोरेटरी के रिजल्ट्स का वैलिडेशन को इंश्योर किया जा सके। मतलब यहाँ पर लेबोरेटरी के प्रोसीजर्स के बारे में बताया है। इससे पहले का जो पॉइंट 5.4 था उसके अंदर क्वालिटी मैनुअल के बारे में बताया था, और यहाँ पर सब क्लोज 5.5 के सी के अंदर लेबोरेटरी के क्वालिटी प्रोसीजर्स के बारे में बताया है। यहाँ पर आपको जितने भी प्रोसीजर्स की ज़रूरत है जो नेसेसरी है उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसके लिए प्रोसीजर्स बनाने हैं। स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का सब क्लोज 5.6, द लेबोरेटरी शैल हैव पर्सनल हु irrespective of other responsibilities have the authority and resources needed to carry out their duties, including a. implementation, maintenance and improvement of its performance, b. identification of deviation from the management system or from the procedures for performing laboratory activities, c. initiation of action to prevent or minimize the deviation, d. reporting to laboratory management on the performance of the management system and need to improvements, d. ensuring the effectiveness of laboratory activities. Authorities and resource, इसके अंदर लेबोरेटरी के अथॉरिटीज और रिसोर्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब क्लोज 5.6, द लेबोरेटरी शैल हैव पर्सनल, शैल हैव यानी यह एक रिक्वायरमेंट है, हु इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास चाहे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, हैव द अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज, उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए एंड रिसोर्सेज होना चाहिए जिससे कि वह अपने ड्यूटी को करेगा। यानी लेबोरेटरी के पास पर्सनल होगा यानी कर्मचारी होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है के बावजूद, हैव द अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज, और उनके पास अथॉरिटी होना चाहिए और रिसोर्स होना चाहिए जिससे कि वह अपने ड्यूटी को कैरी आउट कर सके यानी कर सके। अब उस ड्यूटी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, ए. इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी उसके ड्यूटी के अंदर लेबोरेटरी के इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट शामिल है। बी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रॉम द प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग लेबोरेटरी एक्टिविटीज, यानी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेविएशन होता है उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, वो बताएगा कि मैनेजमेंट सिस्टम और एक्चुअल के बीच में क्या डेविएशन है, और फ्रॉम द प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग लेबोरेटरी एक्टिविटी, या फिर जिस प्रोसीजर से लेबोरेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है उस प्रोसीजर्स के अंदर क्या डेविएशन है यानी क्या कमियां हैं। सी. इनिशिएशन ऑफ एक्शंस टू प्रिवेंट और मिनिमाइज सच डेविएशन, या मैनेजमेंट सिस्टम के उस डेविएशन को मिनिमाइजेशन या उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन का इनिशिएशन। अब प्रिवेंटिव क्या है, तो दो टर्म है, प्रिवेंटिव एक्शन एंड करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव, बिफोर अ प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन द रिस्क इज आइडेंटिफाइड, यानी कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही अगर रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है या पहले पता लग जाता है कि यह प्रॉब्लम हो सकता है और उसके ऊपर जो एक्शन लेते हैं उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। करेक्टिव एक्शन, आफ्टर अ प्रॉब्लम हैपेंस इन अ प्रोसेस, प्रॉब्लम आने के बाद जो हम प्रोसेस शुरू करते हैं या फिर एक्शन लेते हैं उसे करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो सी पॉइंट के अंदर यह बताया गया है वह जो डेविएशन है जो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हो या फिर प्रोसीजर्स के अंदर हो, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए जो इनिशिएशन करना होता है उसके लिए उस पर्सनल के पास अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज होना चाहिए। डी पॉइंट, reporting to laboratory management on the performance of management system and any need for improvements, यानी उस पर्सन का यह भी ड्यूटी है कि वो लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम को रिपोर्ट करे, परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरी सिस्टम यानी लेबोरेटरी सिस्टम के परफॉर्मेंस के बारे में लेबोरेटरी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे,
एंड एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर उसे इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत लगती है, यानी मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत उसे लगती है, तो वह लैबोरेटरी मैनेजमेंट को इसके बारे में रिपोर्ट करे। ई, इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लैबोरेटरी एक्टिविटी, लैबोरेटरी एक्टिविटी की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करे, यानी लैबोरेटरी एक्टिविटी अपने सही कंडीशंस में है या नहीं है, इस चीज़ को इंश्योर करे। लास्ट पॉइंट, द डिजाइनेटेड पर्सनल वाट यू आर नेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, maintenance and improvement of the management system of laboratory shall have successfully undergone 4 days training on ISO IEC 17025 from a reputed institute or any other equivalent training on ISO IEC 17025 in case of overseas laboratories। यानी वह जो डिजाइनेशन पर्सनल होगा, व्हाट्सो यूर नेम, जो भी नाम हो उसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट, जो इम्प्लीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, लैबोरेटरी के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम के मेंटेनेंस या इम्प्रूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, शैल हैव सक्सेसफुली अंडरगॉन 4 days ट्रेनिंग ऑन ISO IEC 17025 फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, वह किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ISO IEC 17025 का ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो, and any other equivalent training on ISO IEC 17025 in case of overseas laboratory। अगर वो overseas laboratory हो यानी विदेशी laboratory है, तो वह ISO IEC 17025 के equivalent कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किया हो, तो यह इस ऑथराइज पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का लास्ट सब क्लोज 5.7, laboratory management shall ensure that a communication take place regarding the effectiveness of the management system and the importance of meeting customers and other requirements. B, the integrity of management system is maintained when changes to the management system are planned and implemented. Communication, यहाँ laboratory management system के अंदर communication के बारे में कहा गया है। laboratory management shall ensure that, laboratory management इस चीज़ को ensure करेगा। A, communication take place regarding the effectiveness of management system and importance of meeting customers and other requirement। यानी laboratory management को यह इंश्योर करना है कि laboratory के अंदर management system के effectiveness के लिए communication सही तरीके से हो रहा है या नहीं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में या अलग अलग लेवल्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आ रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करना है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर्स एंड अदर रिक्वायरमेंट, और कस्टमर्स के मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है या फिर कोई और रिक्वायरमेंट्स है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रिक्वायरमेंट्स हो, किसी स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट्स हो या किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स हो, इसके बारे में लैबोरेटरी मैनेजमेंट को अपने पर्सनल्स के साथ कम्युनिकेशन करते रहने हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर एज वेल एज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कस्टमर के मीटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में और रेगुलेटरी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको इंश्योर करना है कि वह फुलफिल हो रहा है या नहीं। बी, द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन्ड व्हेन चेंजेस टू द मैनेजमेंट सिस्टम आर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, जब भी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ चेंज के लिए आप प्लान कर रहे हो या फिर इसे इम्प्लीमेंट किए हो, तो आपको यह इंश्योर करना है कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी मेंटेन है। जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ चेंज करने वाले हो तो कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट 1, केयरफुल प्लानिंग ऑफ द नेचर एंड टाइमलाइन ऑफ द चेंजेज, आप जो चेंज कर रहे हो उसका नेचर क्या है, यानी वह किस तरह का चेंज कर रहे हो, और टाइमलाइन यानी कब चेंज कर रहे हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट और ओवरकम ऑफ सच चेंजेज, आप जो चेंज कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है या फिर उसका ओवरकम यानी उसका रिजल्ट क्या होगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करना है या इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इंश्योरिंग एडिक्यूट रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द चेंज, जो आप लेबोरेटरी सिस्टम के अंदर चेंज कर रहे हो उसको चेंज करने के लिए आपके पास एडिक्यूट रिसोर्स यानी पर्याप्त साधन हैं या नहीं है। टॉप मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, इसके लिए आपको टॉप मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए होगा। चेंज डेवलपमेंट एंड फ्लो ऑफ, लैबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप जब भी चेंज कर रहे हो उस वक्त आपको डेवलपमेंट एंड फ्लो ऑफ यानी आपको पूरे तरीके से तैनात रहना है और फॉलो अप करते रहना है। रिव्यू ऑफ द QMS यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बाय टॉप मैनेजमेंट आफ्टर चेंजेस आर अफेक्टेड, जब भी आपने चेंज कर लिया हो तो फिर टॉप मैनेजमेंट से आपको QMS का रिव्यू करवाना है। तो इन सब पॉइंटों को फॉलो अप करके
आप यह इंश्योर कर सकते हो कि लेबोरेटरी के अंदर अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो मैनेजमेंट सिस्टम का इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा। धन्यवाद।